वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ई बैंक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखना चालू करें और ट्रांसफार्मर सीरीज खत्म करें। इससे पहले हम लोगों ने डीसी मशीन का सारा लेक्चर सारा एमसीक्यू खत्म कर दिया है। देखिए, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितना आपके घरों के आसपास वर्क हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप बनाते हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर डालते हैं, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर का जो बेस रहता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगेगी और ट्रांसफार्मर में क्या क्या यूज हो रहा है, वायर कितना का होगा, उसमें इंसुलेटर क्या क्या है, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा और एक अच्छी पकड़ ट्रांसफार्मर में बन जाएगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप स्क्रीन पर देख पा रही है हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। तो इसमें देखिए क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, ये चीज़ें मैं आपका जब एमसीक्यू आएगा ना तो उसमें जब एमसीक्यू में जब सवाल हम सॉल्व करेंगे तो उस बीच बीच में सारा चीज़ हम लोग बताते जाएंगे कि कहाँ पे क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या क्या लगा हुआ है, तो आपको एक अच्छी पकड़ बनेगी। और आप जेई लेवल का एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, अगर आपका एक भी सवाल छूट गया ना तो आप जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आपका एक भी सवाल छूटना मैं नहीं दूंगा। आप सिर्फ हमारे सीरीज में बने रहिए। हम जितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं वन बाय वन सारा देखते रहिए। लेकिन अभी तो आपको लगेगा कि सिर्फ हवाबाजी हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए जब आप एग्ज़ाम दे कर निकलिएगा ना तो आप हमको याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि यही सब सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप यकीन मानिए, चाहे एई का दीजिए चाहे जेई का दीजिए। तो आपको एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको इस चैनल में बने रहना होगा और आपको एक वन बाय वन सारा सब्जेक्ट क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 15 तक कंप्लीट कर लिया, तो आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का पहला सवाल है, इन द ट्रांसफार्मर फ्लोइंग वाइंड। देखिए हमारा आज 16 नंबर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो इन द ट्रांसफार्मर, पहला सवाल हमारा, फ्लोइंग फॉलोइंग वाइंडिंग हैज़ गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें दो तरह का वाइंडिंग होता है। एक लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग में वोल्टेज लो होता है और करंट हाई होता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होता है, वोल्टेज हाई होगा और करंट लो होगा, ठीक। यहाँ लो वोल्टेज में वोल्टेज लो होगा, करंट हाई होगा। तो देखिए अब करंट जहाँ पे लो होगा, तो यदि वोल्टेज हमारा यहाँ पे लो है तो करंट हमारा हो गया हाई। अब हाई करंट होगा तो रेजिस्टेंस वहाँ क्या होगा, लो होना चाहिए, तभी ना करंट हाई हो पाएगा। अब रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया। अब देखिए एरिया अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हमको क्या चाहिए, डिक्रीज वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट हमको चाहिए हाई लो वोल्टेज वाइंडिंग में। तो हमको सवाल में पूछा है कि कौन सा वाइंडिंग में हमको एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया गॉट मोर, मतलब ज़्यादा चाहिए। तो एरिया कहाँ, यहाँ ज़्यादा हो रहा है ताकि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब करंट का वैल्यू हाई हो रहा है, और करंट का वैल्यू हाई कहाँ होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। 16 का हो जाएगा ए, कि लो वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होता है, हमको मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया की ज़रूरत होती है। अब देखिए 17 नंबर सवाल क्या पूछ रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफॉर्म करता है। तो देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, वोल्टेज, क्योंकि उनको पता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। लेकिन हम कान खोल के सुन लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो है ना वो कांस्टेंट पावर डिवाइस है, और ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट पे, वोल्टेज और ओनली करंट पे काम नहीं करता है, वो पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को देखिएगा ज़्यादातर सवाल में पूछेगा पावर ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि वो पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। क्योंकि देखिएगा जैसे ये ट्रांसफार्मर हुआ, यहाँ पे दो वाइंडिंग होगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक। और मान लीजिए 11,000 वोल्ट है, ठीक, 11,000 वोल्ट है, सॉरी 11,000 वोल्ट है। और देखिए कि इस साइड में हमको चाहिए मान लीजिए 230, ठीक। तो हम लोग इसको किससे गुना करें कि जितना पावर यहाँ डेवलप होगा, 11 पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई। तो 11,000 गुना 10, ठीक। तो हो जाएगा 11,110 की। तो यहाँ पे उतना अमाउंट का ही करंट आएगा, जिससे कि अब एक देखिए यहाँ पे करंट कितना होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पावर डेवलप कितना हुआ इस पर, 110 की। अब हमको यहाँ का करंट चाहिए I2, तो I2 निकलेगा 110 के अपॉन
230 वोल्ट हमको उस मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में चाहिए। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो हमारा I2 होगा। तो I2 देखिए, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के और 10 एम्पियर को, तो इधर जितना पावर आएगा ना, इस साइड भी उतना ही पावर होना चाहिए। मतलब इधर वैल्यू मान लीजिए 110 के आया, तो इधर दो I2 और V2 230 और I2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही मतलब 110 के ही पावर आएगा, ठीक ना। तो क्या करता है ट्रांसफार्मर जो है ना, वो कांस्टेंट पावर डिवाइस है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में 110 के ट्रांसफॉर्म हो रहा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमको 110 के ही मिलेगा, चाहे वो हाई वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, ठीक ना। तो हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। तो 17 का हो जाएगा सी, ठीक। अब देखिए 18 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि बोल रहा है कि ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सप्लाई बिकॉज। देखिए ट्रांसफार्मर कभी ये कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो जीरो होता है, ठीक। क्योंकि डीसी जो सप्लाई होता है कांस्टेंट होता है, और एसी सप्लाई में क्या होता है, वेरिएबल होता है। कुछ टाइम पीरियड के लिए प्लस माइनस प्लस होगा, कुछ टाइम पीरियड के माइनस होगा। लेकिन डीसी में क्या होगा कि कांस्टेंट वोल्टेज देगा हमको, ठीक ना, उसमें अल्टरनेट नहीं होता है। तो जिस कारण से इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी जीरो होने के कारण ही डीसी का यूज़ हम लोग ट्रांसफार्मर में नहीं करते। तो हम लोग वही पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो जो है डीसी सप्लाई को मतलब जो राइज भी नहीं करता और लोअर भी नहीं करता, मतलब बढ़ाता भी, स्टेप अप भी नहीं करता और स्टेप डाउन भी नहीं करता। क्यों? क्या कारण? बिकॉज क्योंकि देयर इज ए नो नीड टू चेंज ऑफ डीसी वोल्टेज। गलत। डीसी वोल्टेज को हम लोग को चेंज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर के द्वारा नहीं करता। हम लोग उसके लिए रेक्टिफायर वगैरह, ठीक ना, यूज करेंगे। अब देखिए बी नंबर सवाल क्या है, ए डीसी सर्किट हैज़ मोर लॉसेस। ये भी नहीं होगा। Faraday law of electromagnets induced are not valid since the rate of change of flux is zero। तो जो फ्राडे का हम लोग ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। अब जो डीसी सोर्स है उसमें रेट ऑफ चेंज नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। जो डीसी सोर्स है, डीसी सप्लाई है, वो कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करता है। तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, मतलब रेट ऑफ चेंज अब नहीं हो रहा। अब जो एसी होता है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, मतलब जो फ्लक्स है एक कुछ टाइम पीरियड के लिए प्लस हो रहेगा, कुछ टाइम पीरियड के माइनस रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। तो फ्लक्स जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो होगा, यहाँ पे तो हो नहीं रहा डीसी में, तो इसीलिए इसका ईएमएफ क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता, क्योंकि ईएमएफ जीरो देगा। अब जब एसी डालेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ आएगा, तो इसलिए ट्रांसफार्मर एसी में वर्क करता है, ठीक ना। तो वही हुआ कि फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है इंड्यूस्ड आर नॉट वैलिड सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो। तो 18 का हो जाएगा सी, कि जब जो फ्राडे का लॉ है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बार बार बताए हैं ना हम लोग, वही ईएमएफ बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब फ्लक्स चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको तो हमारा सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक। तो फ्राडे का लॉ डीसी सोर्स में काम नहीं करेगा। अब देखिए 19 नंबर सवाल क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज। बोल रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है ट्रांसफार्मर का, ऑलवेज क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो ऑलवेज क्या होता है, इज ऑलवेज ए लो वोल्टेज वाइंडिंग, इज ऑलवेज ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कुड आइदर भी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो देखिए हम लोग का दो तरह का ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप, ठीक। तो स्टेप डाउन में क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी होगा वो हाई वोल्टेज होगा स्टेप डाउन में, और जो सेकेंडरी होगा उसमें डाउन करना है ना सेकंड को, तो डाउन में क्या होगा, लो वोल्टेज। और जो हमारा स्टेप अप होता है उसमें क्या होगा, लो वोल्टेज देंगे तो अप करेगा, मतलब हाई वोल्टेज बनाएगा लो वोल्टेज को। तो हम लोग कह नहीं सकते कि ओनली की प्राइम, जैसे यहाँ पे दे दिया कि इज ऑलवेज लो वोल्टेज बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग इज हमेशा लो वोल्टेज होगा, हम लोग नहीं कह सकते कि हमेशा लो वोल्टेज होगा, रॉन्ग होगी। बी नंबर भी उसी तरह बोल रहा है कि ऑलवेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कभी नहीं, रॉन्ग, दोनों हो सकता है। तो हमारा 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा, 19 का सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा, तो 19 का हो जाएगा हमारा, 19 का हो जाएगा सी, कि कूड आइदर बी ए लो वोल्टेज और आइदर बी ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, दोनों हो सकता है। मतलब
या तो लो वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है या तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो सकता है, क्या प्राइमरी वाइंडिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हाई वोल्टेज भी हो सकता है लो वोल्टेज भी। अब डिपेंड करता है कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ठीक है। अब देखिए 20वां सवाल क्या पूछ रहा है, 20, विच वाइंडिंग इज ए ट्रांसफार्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। बोल रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर, विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर, बोलता है ट्रांसफार्मर का कौन सा वाइंडिंग का ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है। टर्न मतलब हो गया जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं उसी को टर्न बोलते हैं। जब बहुत सारा टर्न मिल जाएगा तो उसको हम लोग वाइंडिंग बोलते हैं। देखिए जब कॉयल से मिल के क्या बना, जब दो कॉयल मिलेगा तो टर्न बनेगा, ठीक। अब बहुत सारा टर्न मिलेगा तो वाइंडिंग बनता है। ये चीज़ हम लोग ने जनरेटर में चर्चा कर लिया, ठीक। तो बोल रहा है कि किसमें ज़्यादा वाइंडिंग का ज़रूरत होता है, तो जहाँ पे वोल्टेज को हमको ज़्यादा करना होगा उस साइड में हमको वाइंडिंग टर्न वाइंडिंग का जो टर्न है उसको ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक। तो हाई वोल्टेज साइड में हमको ज़्यादा वाइंडिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो नंबर ऑफ टर्न हाई वोल्टेज साइड ज़्यादा होगा तो 20 का हो जाएगा बी। देखिए वोल्टेज को हाई करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपर का वायर का यूज करना पड़ेगा ना। तो वायर को जब हम लोग सर्किल बना देते हैं, जैसे ये वायर है, जब इसको सर्कल बना देंगे, हेलिक्स स्ट्रक्चर दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाइंडिंग, ठीक ना। या इसको देखिए वाइंडिंग और टर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। जब मान लीजिए 1 मीटर का वायर लिए, इसको वाइंडिंग ऐसे हेलिक्स स्ट्रक्चर दे दिए तो मान लीजिए टर्न हुआ। अब 4 मीटर का वायर ले लिए और इसको वाइंडिंग के रूप में दिए तो बहुत बड़ा हो गया। जब क्वांटिटी बड़ा हो जाता है तो वाइंडिंग कहलाता है, जब क्वांटिटी छोटा होगा तो टर्न कहलाएगा, ठीक ना। तो 20 का हो गया हमारा बी। अब 21 नंबर सवाल क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑफ। बोल रहा है कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है, मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना उसी को हम लोग पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक। तो जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो है ना स्टैटिक्स डिवाइस है, मतलब इसमें ट्रांसफार्मर में कोई मूवेबल पार्ट नहीं है। जैसे जनरेटर में घूमने वाला पार्ट होता है, मोटर में घूमने वाला पार्ट होता है, तो जो पार्ट घूमने वाला होता है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब उसमें बहुत सारा लॉस आता है। और ट्रांसफार्मर जो है वो स्थिर डिवाइस है, मतलब स्टैटिक्स डिवाइस है, ठीक ना। इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, मूवेबल पार्ट नहीं है तो लॉसेस का इसमें चांस बहुत कम रहता है। तो ट्रांसफार्मर ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल अगर इंजीनियरिंग की बात कीजिएगा ना तो ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा डिवाइस है जो हाई एफिशिएंसी पे वर्क करता है। बाकी कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिसका एफिशिएंसी हाई है, ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज ऑर्डर ऑफ। बोलता है बोल रहा है कि जो पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है वो उसका ऑर्डर क्या होता है, 100% हो देगा, 98% देगा, 50% देगा, 25 देगा। अब देखिए जो चीज़ आइडियल होगा वही 100% पे वर्क करेगा, ठीक ना। तो दुनिया में कोई चीज़ आइडियल नहीं है। सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए या समझने के लिए या लैब में स्टडी करने के लिए हम लोग चीज़ों को आइडियल मानते हैं। बाकी कोई चीज़ दुनिया में आइडियल नहीं है, सब में की कोई ना कोई कमी है। हम में भी कोई कमी होगा, आप में भी कोई कमी होगा। उसी तरह जितना भी डिवाइस है जो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क कर रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी होता है, ठीक ना। तो 100% हम किसी भी चीज़ का एफिशिएंसी नहीं बोल सकते, तो ये हो गया गलत। 50% तो बहुत कम हो गया, 25% तो होगा ही नहीं, इतना लो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का होता ही नहीं। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा 98%। तो देखिएगा ट्रांसफार्मर का जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ना एफिशिएंसी का, तो उसमें आप लोग देखिएगा हमेशा 95, 92, 98 यही सब एफिशिएंसी आएगा, ठीक ना। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि एफिशिएंसी कितना होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। तो ट्रांसफार्मर का हो जाएगा बी। तो 21 का हो जाएगा बी, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, ठीक ना। इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंज आर। बोल रहा है कि इन ए गिवन ट्रांसफार्मर, बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो उस उस पे जो है जितना वोल्टेज अप्लाई करना चाहिए उतना हमने अप्लाई कर दिया है। बोल रहा है गिवन अप्लाइड वोल्टेज में ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ठीक। तो लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड चेंज, बोल रहा है कि वो कौन सा लॉस है जो कांस्टेंट रहेगा चाहे हम लोग इरिस्पेक्टिव, चाहे हम लोग लोड चेंज करें या ना करें। तो देखिए कांस्टेंट लॉस जो होता है वो आप चाहे लोड लगाओ ट्रांसफार्मर में या ना लगाओ वो उतना लॉस होता ही रहेगा, ठीक ना।
तो कांस्टेंट लॉस में क्या आता है, आयरन लॉस आता है। और जो वेरिएबल लॉस होता है, वेरिएबल लॉस कब होता है, जब हम ट्रांसफार्मर में लोड देंगे तो ट्रांसफार्मर का जो कॉपर का वायर लगा हुआ बाइंडिंग में, उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अब जब कॉपर से करंट फ्लो होगा तो कॉपर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जब हम लोग लोड लगाएंगे तभी ना कॉपर वायर से होकर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। लोड नहीं लगाएंगे तो कॉपर वायर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब कॉपर वायर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कॉपर लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब वेरिएबल कौन है, जब वेरिएबल में मतलब क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर में कुछ वर्क कर रहे होते हैं, मतलब कुछ भी वेरी कर रहे होंगे, तो लॉसेस में भी वेरिएशन आता है। मतलब जैसे कॉपर लॉस कब होता है, जब हम लोग लोड लगाएंगे तब लॉस होना चालू होगा, ठीक ना। तो वो होता है वेरिएबल लॉस, मतलब वेरिएबल लॉस हो गया हमारा कॉपर लॉस, ठीक। और कांस्टेंट लॉस में होता है आयरन लॉस, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि बोल रहा है कौन सा लोड लगाने के बावजूद भी वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे लोड लगाएं या ना लगाएं, ठीक ना। तो वो होता है हिस्ट्रेसिस। हाँ, तो आयरन लॉस और एक कॉपर लॉस, ये हो गया वेरिएबल लॉस, ये हो गया कांस्टेंट लॉस, ठीक। तो आयरन लॉस दो तरह का होता है, एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, फ्रिक्शन एंड विंडेज, ये तो मूवमेंट वाला पार्ट में होगा, ट्रांसफार्मर में तो कभी नहीं होगा। कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस तब होगा जब हम लोड लगाएंगे, तो ये तो कांस्टेंट है नहीं, लोड लगा क्योंकि लोड लगाएं या ना लगाएं हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमारे सवाल में पूछा गया। तो हिस्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉस ये जो है हमेशा होता रहेगा, चाहे हम लोग लोड लगाएं ना लगाएं, ये हमारा कांस्टेंट लॉस है। तो 22 का हो जाएगा सी। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें सीख रहे हैं। और अगर देखिए वीडियो छोटा में भी हम 50 सवाल आपको करा सकते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका सिर्फ नंबर ऑफ सवाल ही इंक्रीज होगा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। और हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, अगर आप 2 बार एक लेक्चर को देख लीजिएगा ना, तो आपका परमानेंटली सेट हो जाने वाला दिमाग में, ठीक। आप कभी भूलने वाले हैं नहीं। तो इसलिए थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है तो उससे परेशान नहीं होना आपको। आप एक चीज़ कर सकते हैं, अपना जो है यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन दिया है, आप लोग स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको यदि टाइम का प्रॉब्लम है तो। वरना वीडियो ऐसे आप नॉर्मल स्पीड में भी देखें तो आपका परमानेंटली जो है परमानेंट घुसने वाला आपके दिमाग में। तो इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूबर आपको मिल जाएगा जो 25 सवाल 50 सवाल 15 मिनट में करवा दें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, सिर्फ आपका सवाल बनेगा, लेकिन आप 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे। इसलिए इससे अच्छा है कि एक्सप्लेनेशन के साथ देखें, आपका दिमाग में परमानेंटली रहेगा, ठीक ना। तो देखिए हमारा 23 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, ए कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर इज। बोल रहा है कि जो पावर ट्रांसफार्मर है उसका कॉमन मेथड क्या है कूल करने का, नेचुरल एयर कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग। देखिए नेचुरल कूलिंग तो हम लोग मतलब मीडियम रेंज का जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं ना कि ऑयल फिल करके उसको कूल करवाते हैं। लेकिन जो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें हम लोग नेचुरल मतलब जो जिसमें कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है कॉयल को ठंडा करने के लिए, ठीक ना, उसमें बाय एयर मतलब इन्वायरमेंट में जो एयर है, मतलब वायुमंडल में जो एयर है उसके द्वारा ही वो ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई अलग से ठंडा करने का अरेंजमेंट नहीं किया गया। लेकिन जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखिएगा उसमें ऑयल फिल करते हैं हम लोग। तो जो कॉमन मेथड है ना, क्या वो और एयर ब्लास्ट कूलिंग जो है वो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं, बहुत हाई रेटिंग का जो ट्रांसफार्मर है, सब स्टेशन बड़ा बड़ा सब स्टेशन में जो लगा हुआ है, जनरेटिंग स्टेशन में लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग करते हैं। क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज का रेटिंग हाई होता है, तो उसके लिए हम लोग को एयर ब्लास्ट करके कूलिंग प्रोवाइड करवाना पड़ता है। ऑयल कूलिंग वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, ठीक ना, क्योंकि 33 kV से अबव हम लोग को करना होगा, तो ऑयल कूलिंग फिर काम नहीं करेगा, ठीक। तो उस जगह पे हम लोग जैसे 132 kV का जो लाइन बना हुआ है वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग एयर ब्लास्ट वगैरह यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमन मेथड है जो हर जगह चल जाता है, जो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखिए ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है 11,000 है, हम लोग 33,000 तक ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल मेथड में ऑयल कूलिंग मेथड बेस्ट है। ऑयल कूलिंग मेथड देखिए कैसे समझना आपको, ये जो आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे हैं इसमें क्या है, इसके अंदर ऑयल फील रहता है, ठीक ना। जो क्या करता है, ये जो हाई वोल्टेज का जो वाइंडिंग है, 3 गो वाइंडिंग अंदर प्लेस्ड है, एक्चुअली 6 वाइंडिंग है, ठीक ना। एक लो वोल्टेज वाइंडिंग का 3 गो वाइंडिंग होगा और हाई वोल्टेज का 3 गो वाइंडिंग। तो जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो वाइंडिंग हीट होगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस करेगा। I²R
हीट का क्या होता है फॉर्मूला, हाई स्क्वायर आर, पावर लॉस करेगा, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होगा। अब कॉयल हीट हो रहा है, अगर उसको हम लोग ठंडा नहीं कर पाए ना तो कॉयल जल जाएगा। कॉयल जल जाएगा तो ट्रांसफार्मर का प्राइस लाखों में होता है, तो हमको कितना लॉस होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि ये डिवाइस फूके ना, जले ना, ठीक ना, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो उसके लिए हम लोग इसके अंदर ऑयल डालते हैं। ऑयल डाल के क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हीट हो रहा है ना, उसके हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए हम लोग ऑयल का यूज करते हैं ताकि वाइंडिंग को ठंडा कर पाएँ, ठीक। तो नॉर्मली जो हमारा यूज हो रहा है ना वो ऑयल ही होता है, ठीक। बेसिक बेसिक थिंग है, कॉमन मेथड है ऑयल कूलिंग, ठीक ना। तो 23 का हो जाएगा सी। अब 24 सवाल क्या पूछ रहा है, द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल अबाउट। देखिए ये सवाल पहला जो पार्ट बनाया उसमें भी आ गया था। तो हम लोग देखिए इस ट्रांसफार्मर में जो होता है ना, अगर ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन में है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, लैग मतलब होता है पीछे। लैग मतलब हो गया पीछे। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को टीचर बोलेगा तुम तो यार लैग कर रहे हो, मतलब तुम इंक्रीज नहीं कर रहे हो, तुम डिक्रीज कर रहे हो, मतलब पीछे चल रहे हो क्लास से। तो करंट जो होता है ना वो वोल्टेज से हमेशा पीछे चलता है। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए ये है करंट। तो करंट हमेशा वोल्टेज से लेकर, जैसे मान लीजिए बस है, ठीक। तो बस में जो ड्राइवर होता है और यहाँ पैसेंजर होता है, यहाँ पैसेंजर बैठता है। तो ड्राइवर हमेशा पैसेंजर से लीड रहता है, मतलब ड्राइवर हमेशा आगे चलता है तब उसके पीछे पीछे पैसेंजर चलता है, ठीक, बस में। तो ड्राइवर को हम लोग अगर रेफरेंस माने तो मान लीजिए ड्राइवर वोल्टेज है और पैसेंजर मान लीजिए करंट है, तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कि वोल्टेज जो है करंट से लीड कर रहा है। और अगर उल्टा भाषा में बोले तो करंट जो है वोल्टेज से लैग कर। अगर करंट को रिलेट, जैसे अगर हम लोग करंट से स्टार्ट करें तो करंट क्या हुआ, लैग हुआ, वोल्टेज से लैग कर रहा है। अगर वोल्टेज से स्टार्ट करें तो वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा है किससे, करंट से, ठीक ना। समझ में आ गया होगा आपको। तो लैग और लीड में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम लोग को सिर्फ लैग और लीड में कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है, देखिए ये जो मान हम किसको रेफरेंस मान रहे हैं ये आपको पहले देखना है। अगर हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हैं तो करंट क्या होगा, करंट पीछे चल रहा है तो करंट हो गया लैग। अगर हम लोग करंट को रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक, और वोल्टेज यहाँ पे था, अगर इसको हम लोग थोड़ा मान लीजिए इधर घुमा देंगे तो जो पहले फिगर बना था उसी तरह बन जाएगा। तो अगर हम लोग करंट को रेफरेंस मान रहे हैं तो वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक। तो हमको देखना कि कौन, हम रेफरेंस किसको मान रहे हैं, ठीक। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि करंट जो है वो वोल्टेज से हमेशा लैग करता है। ये इतना याद रखिए, कुछ याद नहीं रखना होगा, बाकी चीज़ कन्फ्यूजन पैदा करेगा। सिर्फ इस चीज़ को याद रखिए आप, फिर आप खुद ब खुद निकालना सीख जाइएगा। अगर हम लोग पीछे देखेंगे कि करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है। अगर हम लोग आगे देखेंगे, पूछेगा कि वोल्टेज क्या कर रहा है, किससे, करंट से, तो बोलेंगे लीड। वोल्टेज के बारे में पूछेगा तो लीड बोलेंगे, करंट के बारे में पूछेगा तो लैग बोलेंगे, ठीक। तो कितना देखिए पूछ रहा है कि नो लोड करंट जो है ट्रांसफार्मर का बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। तो जो नो लोड करंट है ट्रांसफार्मर का वो अप्लाइड वोल्टेज से 75 डिग्री लैग करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब 25 सवाल क्या है, इन अ ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन। बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर में हम लोग रूटीन टेस्ट करते हैं तो उस रूटीन टेस्ट, तो यहाँ पे पूछा है कि रूटीन एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो रूटीन का एफिशिएंसी देखिए किस पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो डिपेंड करता है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, लोड करंट पे, या पावर फैक्टर पे। तो जो रूटीन एफिशिएंसी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ द लोड। लोड का पावर फैक्टर क्या है और लोड का करंट क्या है, इस दोनों चीज़ पे कौन डिपेंड करेगा, रूटीन एफिशिएंसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 का डी। तो 25 का हो गया हमारा डी, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि आज 40 तक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। तो अभी थोड़ा कम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए 26वां सवाल क्या पूछ रहा है, इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इज टू। बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें जो कंजर्वेटर लगा हुआ उसका क्या फंक्शन है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक ये होता है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये टैंक जो देख रहे हैं ना इसको हम लोग कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसका क्या फंक्शन, इसका फंक्शन ये है कि जब यहाँ पे
ये मान लीजिए ये हाई वोल्टेज वाला वाइंडिंग है, तो ये वाइंडिंग से जब करंट फ्लो होगा तो वाइंडिंग हीट होगा तो यहाँ पे ऑयल भर है, वो ऑयल क्या होगा, हीट अप होगा, मतलब उसका हीट को एब्जॉर्ब करेगा ऑयल। और जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी ऑयल को हीट कीजिएगा ना, आप घर में भी देखिएगा, जैसे पानी को हीट कीजिएगा तो वो क्या करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में अगर आप हीट कर रहे हो वाटर को, तो सीटी मारता है ना, तो सीटी क्यों मारा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने के कारण प्रेशर बढ़ा। जब हम लोग हीट किए तो प्रेशर बढ़ा, साथ साथ में प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंड होने खोजेगा वाटर अंदर से, तो वो सीटी को ऊपर उठाता है कुकर में, तो सीटी मारता है, ठीक ना। तो उसी तरह जब यहाँ पे ऑयल हीट होगा ना तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ऑयल यहाँ पे पूरी तरह फुल है, इस टैंक में स्पेस तो है नहीं, तो ऑयल एक्सपेंड कहाँ होगा, तो जैसे ऑयल हीट अप होगा तो एक्सपेंड होकर इस टैंक में जाके जमा होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। तो जमा होगा, यहाँ पे हम लोग ब्रीदर लगा के रखें, ये क्या करता है, एयर को सक करता है। और ब्रीदर इसलिए लगाते हैं ताकि जो वायुमंडल से एयर को सक करेगा, ताकि इस ऑयल को ठंडा करना है ना, ठंडा करेंगे फिर टैंक में डाल देंगे, ठंडा होगा तो खुद ब खुद टैंक में आ जाएगा, ठीक ठीक ना। तो ब्रीदर इसलिए लगाए हैं। यहाँ पे सिलिका का जेल भरा हुआ जो रेड दिख रहा है, रेड दिख रहा मतलब ख़राब हो गया, अगर ब्लू रहता तो अच्छा है, ठीक ना। ये सवाल भी पूछता है एग्जाम में। तो ये एयर को सक करेगा, और जो सिलिका का जेल भरा हुआ टुकड़ा भी रहता, क्रिस्टल का भी रहता, पाउडर भी रहता, हर एक तरह का होता है, ठीक ना। तो वो क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी एयर को इस टैंक के अंदर डालता है, ताकि यहाँ का जो ऑयल हीटअप हुआ है उसको ठंडा करे, और जैसे ठंडा होगा तो ऑयल फिर से अपना जितना वॉल्यूम घेरा हुआ था जब कूलिंग कंडीशन में था, तो उतना एरिया ही घेर के रखेगा, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा जैसे कूल होगा, तो फिर यहाँ पे जो टैंक में ऑयल था वो फिर नीचे टैंक में आ जाएगा, ठीक ना। हीट होगा तो एक्सपेंड होकर कंजर्वेटर टैंक में जाता है। तो वही पूछ रहा सवाल में कि कंजर्वेटर टैंक का फंक्शन क्या है। ऑप्शन देख लेते क्या क्या दिया हुआ। प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, एयर देता है ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, नो। सप्लाई कूलिंग ऑयल टू द ट्रांसफार्मर इन टाइम ऑफ नीडेड, नहीं, ऑयल वो प्रोवाइड नहीं करवाता है, वो कंजर्व करता है। प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड ड्यू टू हीटिंग, देखिए जब एक्सपेंड होगा अगर हमको कहीं पे जगह नहीं रहा तो ब्लास्ट कर जाएगा चीज़ें, जैसे प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं मारेगा ना, और हम उसको हीट करते जाएंगे वाटर को और सीटी नहीं मार रहा है, तो प्रेशर कुकर खुद ब खुद फट जाता है, क्यों, क्योंकि उसका वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था और हम लोगों ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं कि वो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उसको थोड़ा जगह एरिया देना पड़ेगा ना, वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो जो गैस बना तो गैस को थोड़ा सा एरिया दे देंगे तो वो फाड़ेगा नहीं कुकर को, तो जिस कारण से सीटी मार देता है। तो कंजर्वेटर टैंक क्या करता है, उस बढ़े हुए वॉल्यूम को अपने यहाँ पे जमा करके रखता है गैस को, तो कंजर्वेटर टैंक प्रोटेक्ट करता है जब ऑयल हीट अप होता है उस टाइम, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 26 का हो जाएगा सी। अब 27 नंबर सवाल क्या है, नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू रेटिंग। अभी हम लोग बताएं कि हम लोग 3000 किलो वोल्ट एम्पियर तक हम लोग जो है नेचुरल इतना वोल्ट एम्पियर का अगर ट्रांसफार्मर रहेगा तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऑयल कूल जो हमारा कॉपर का वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को कूल करने के लिए, मतलब कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए ऑयल का यूज करते हैं। अगर छोटा रेटिंग का है तो नेचुरल एयर से कूल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा रेटिंग बड़ा है तो हम लोग ऑयल कूलिंग का उसमें अरेंजमेंट करते हैं, जैसे ऑयल डालते हैं ट्रांसफार्मर के कॉइल में ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। तो कितना तक ऑयल कूलिंग का यूज कितना तक करते हैं, 3000 kVA तक, ठीक ना। तो 27 का हो जाएगा ये। 28 नंबर देख लो तो क्या है, बोल रहा है, बोल रहा कि पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। देखिए हम लोग जब हम लोग जनरेटर का पढ़ रहे थे या मोटर का पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जनरेटर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, जब वोल्ट अप्लाइड वोल्ट सॉरी मोटर मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, जब अप्लाइड वोल्टेज हाफ हो। उसी प्रकार जनरेटर कब देता है, जब Eg/2 हो, ठीक ना। जब टर्मिनल वोल्टेज हाफ होगा तो जनरेटर जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, ठीक ना। उसी तरह जब टर्मिनल वोल्टेज हाफ होगा तो मोटर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। उसी तरह ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब आएगा, जब लोड हमारा 50% रहेगा फुल लोड का, मतलब फुल लोड जितना है उसका आधा लोड रहेगा, तो उस टाइम ट्रांसफार्मर जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है, ठीक। तो 29 का हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 30 सवाल क्या है, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर
ब्रीथ्स इन व्हेन, बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो एयर, ब्रीथ मतलब क्या, सांस लेना, तो एयर को कब अपने अंदर लेगा, जब लोड ऑन इट्स इंक्रीज, लोड ऑन इट्स डिक्रीज, लोड रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए जब हमारा लोड इंक्रीज होगा तो हीटअप होगा ऑयल, ऑयल हीटअप होगा तो जाके कंजर्वेटर टैंक में जाके जमा हो जाएगा। अब जब वो वहाँ पे जमा होगा तो उस टाइम हमको लोड क्या होगा, ऑटोमेटिक घटेगा, ठीक ना, कुछ देर बाद घट जाएगा। तो जैसे घटेगा तो उस टाइम क्या होता है, ट्रांसफार्मर ब्रीथ करता है, ठीक ना, और उस ऑयल को कूल करने का कोशिश करता है। तो जब लोड डिक्रीज होने चालू हो जाएगा ना तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक। तो 30 का हो जाएगा बी। तो 30 का हो गया हमारा बी। अब 31 देख लेते क्या बोल रहे हैं। नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज़, बोल रहा है कि जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर में वो क्या होता है, हाई, हैज़ हाई मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, हैज़ हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, हैज़ स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, और हैज़ स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। तो नो लोड करंट में हम लोग का ओनली सिर्फ मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ठीक, क्योंकि लोड तो लगा हुआ है नहीं, मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, मतलब लोड लगा हुआ नहीं है ट्रांसफार्मर का। तो ओनली क्या होगा, यहाँ पे आई नॉट बहेगा जो मैग्नेटाइजिंग करंट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला करंट बहाएगा, ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए ये कॉयल है, तो ये जो कॉयल है, तो कोई भी कॉयल जो है ना वो हमेशा क्या करता है, पावर फैक्टर को डिक्रीज करता है। इसलिए जितना हमारे यहाँ जितना भी लोड है वो सारा इंडक्टिव लोड होता है, और इंडक्टिव लोड क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर का होता है, मतलब पावर फैक्टर को डिक्रीज करता है, लैग करवाता है, लैग मतलब डिक्रीजमेंट, ठीक ना। इसलिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। कैपेसिटर क्या करता है, जो है लैगिंग पावर फैक्टर आया उसको इम्प्रूव करेगा, लीड करवाएगा, रजिस्टिव लोड की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो इसका जो होता है मैग्नीट्यूड लो होता है, क्योंकि ओनली फ्लक्स के लिए हम लोग आईएम का यूज करते हैं, जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ताकि ताकि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए, ठीक ना। जितना अमाउंट का फ्लक्स फ्लो होगा उतना अमाउंट का यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ठीक ना, क्योंकि इस करंट से ही फ्लक्स आता है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है नो लोड पे कम होता है। और ये कॉयल है, कॉयल का लैगिंग पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर को ये क्या करता है, डिक्रीज करवाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा डी। अब 32 नंबर सवाल क्या है, स्पेसर आर प्रोवाइड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। दो कॉइल्स जब हम लोग ट्रांसफार्मर का डिजाइन करेंगे ना, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर यहाँ कॉयल लगा हुआ है, तो दो कॉयल के बीच थोड़ा थोड़ा जगह रखा जाता है। जैसे ये कॉयल दिए, उसके बाद मान लीजिए ये पहला कॉयल था, अब दूसरा कॉयल दे रहे हैं, ठीक, 3 फेज वाइंडिंग है मान लीजिए, तो इसके बीच थोड़ा सा स्पेस रखा जाता है। तो मतलब क्यों रखा जाता है, स्पेस इसलिए रखा जाता है ताकि एयर से ये कूल हो सके, ठीक ना, नेचुरल एयर आए, या हम लोग ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम अगर बनाए हैं तो ऑयल इसके अंदर जा सके, ताकि ये जो कॉयल है वो हीटअप हुआ है तो उसको ठंडा कर पाए। तो हम लोग कूलिंग के लिए जो एडजस्टेंट कॉयल होता है उसके बीच हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस डालते हैं। स्पेसर मतलब हो गया कि स्पेस डालना, ठीक है, मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। तो 32 का हो जाएगा टू प्रोवाइड द फ्री पासिस टू द कूलिंग ऑयल, उसके बाद है टू इंसुलेटेड द कॉयल फ्रॉम ईच अदर। हाँ, और अगर थोड़ा सा स्पेस रखेंगे तो इंसुलेटिंग तो होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग किया हुआ ना वो ऑलरेडी इंसुलेटेड है, तो हम लोग स्पेस इंसुलेटिंग करने के लिए थोड़ी डालेंगे। तो क्योंकि ऑलरेडी इंसुलेटेड है, वो अगर सटा भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। इंसुलेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग वहाँ पे स्पेस नहीं डालेंगे, यहाँ पे स्पेस इसलिए डालें ताकि ये कूल हो सके, मतलब एयर यहाँ से पास कर सके, मूव कर सके, मूव करेगा तो ये कॉयल हीट होगा तो इसको क्या करेगा, ठंडा करेगा, ठीक है। तो हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए स्पेसर प्रोवाइड करते हैं। तो 32 का हो जाएगा ए। अब 33 सवाल क्या है, ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, बोल रहा है कि अगर सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, यहाँ से फ्लक्स मान लीजिए जा रहा था। अब मान लीजिए यहाँ से हमने 5 वेबर का फ्लक्स भेजा, लीकेज का मतलब क्या हो गया, लीक करके, जैसे वाटर, जैसे पानी को हम लोग नल पाइप के द्वारा भेजते हैं। मान लीजिए पटवन हो रहा है कहीं पे, मान लीजिए हम लोग आलू लगाए हैं, ठीक है,
तो अगर लीकेज हो रहा है कहीं पे तो पानी मान लीजिए हम लोग यहाँ से 2 लीटर भेजे तो लीकेज हो जाने के कारण क्या वो पानी वहाँ पे 1 लीटर पहुँचा जहाँ तक पहुँचाना था हमको। तो लीकेज हो जाने से हमको लॉस हुआ ना, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लीकेज ना हो। ताकि लीकेज नहीं होता तो यहाँ से 2 लीटर वाटर भेज रहे थे, तो जहाँ पे वाटर को भेजना तो वहाँ भी 2 लीटर पहुँच जाता। लीकेज के कारण क्या हुआ, 2 लीटर पानी पहुँचा नहीं। तो ट्रांसफार्मर में का फ्लक्स में भी उसी तरह होता है। अगर फ्लक्स का यदि लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो गया, मान लीजिए यहाँ से हमने 5 वेबर फ्लक्स भेजा, तो लीकेज फ्लक्स अगर ज़्यादा हो गया, मतलब लीक अगर ज़्यादा कर रहा, फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, एयर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3 वेबर पहुँचा मान लीजिए, या 2 वेबर पहुँचा, कुछ भी हो सकता है। तो हमको क्या होगा, हमको यहाँ पे 5 वेबर मिलता तो हम जितना यहाँ से वोल्टेज हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे वोल्टेज 230 जनरेट हो, तो उसके लिए मान लीजिए अरेंजमेंट किए थे कि 5 वेबर जाएगा तो 230 वोल्ट जनरेट कर देगा, मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 वेबर पहुँचा तो 230 तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग ईएमएफ तभी प्रोड्यूस करेंगे जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ना ईएमएफ होगा। अब फ्लक्स घट गया तो ईएमएफ भी घट जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर सेकेंडरी में लीकेज फ्लक्स ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा फ्लक्स लीक हो रहा है, मतलब हवा में जा रहा होगा, तो क्या होगा, लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो खत्म, मतलब कम हो जाएगा ना सेकेंडरी का, तो 33 का हो जाएगा ए, कि जो इंड्यूस्ड होना चाहिए था सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ वो कम हो जाएगा, ठीक ना। तो 33 का हो गया ए। अब 34 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज। बोल रहा है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें आयरन कोर हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा स्टेप अप, मान लीजिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो हम लोग जो यहाँ कोर दिए हुए हैं ना, ये वाला इसको कोर बोलते हैं, ठीक। तो ये आयरन का हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो फ्लक्स है ना, अगर हम लोग ये मान लीजिए यहाँ पे एक वाइंडिंग रख देंगे, यहाँ पे एक वाइंडिंग रख देते हैं, और मान लीजिए कोई कोर वगैरह नहीं लगाते, यहाँ पे जो कोर डाले हुए हैं इसको नहीं लगाते, तो क्या होता है, फ्लक्स एयर में भी जाता, कुछ एयर एयर में चल जाता, कुछ यहाँ तक पहुँचता, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता। तो हम लोग इस वेस्टेज को कम करने के लिए क्या किए, एक आयरन का कोर लगा दिए। ये वाला जो है ये आयरन का कोर होता है, स्टील ग्रेन, CRGO स्टील का बना होता है, ठीक ना, कोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ठीक ना। तो ये प्राइमरी या सेकेंडरी है, ताकि जो फ्लक्स है वो इजीली से बिना लॉस हुए सेकेंडरी तक पहुंच सके, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स सेकेंडरी में मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज या ईएमएफ जनरेट होगा। क्योंकि हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रोपोर्शनल डिफाई होता है ना, तो जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ होगा। तो वही सवाल में देख लेते हैं ऑप्शन क्या, टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी, टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूट्रलाइजिंग करंट, टू प्रोवाइड ऑल ऑफ द फीचर्स। तो यहाँ पे होगा टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, सी। 34 का सी। अब सी क्यों हुआ देखिए, हम फ्लक्स का बात किया, फ्लक्स कहाँ से आएगा, तो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है, यहाँ ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पे फ्लो होता है, ये प्राइमरी साइड है मान लीजिए, तो यहाँ से मैग्नेटाइजिंग करंट इस कॉइल से फ्लो होगा, तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, ठीक। अब सेकेंडरी में हमको चाहिए था फ्लक्स, सेकेंडरी जो वाइंडिंग था यहाँ पे हमको चाहिए था फ्लक्स। अब फ्लक्स यदि ज़्यादा लॉस होगा तो हमको ज़्यादा फ्लक्स भेजना पड़ेगा, तब जितना अमाउंट, मान लीजिए यहाँ 230 हमको प्रोड्यूस करना है तो हम इसको तो घटा नहीं सकते, 230 ही चाहिए। तो हम लोग अगर कोर नहीं लगाते, ये वाला कोर अगर नहीं लगाते, तो फ्लक्स तो हम भेज रहे होते, फ्लक्स भेजते लेकिन ज़्यादा चल जाता, कुछ चल जाता, एयर में लॉस हो जाता, थोड़ा बहुत यहाँ जाता। तो हम लोग को 230 चाहिए, मान लीजिए 5 वेबर भेजेंगे तो 230 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ से अगर कोर नहीं, कोर लगा रहे हैं तो यहाँ से मान लीजिए 6 वेबर भेजेंगे तो 5 वेबर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कोर नहीं लगाते तो हमको यहाँ पे 12 वेबर भेजना पड़ता या 18 भेजना पड़ता, तब जाके यहाँ पे 5 वेबर पहुँच पाता, क्योंकि एयर में भी कुछ चल जाता, बहुत सारा लॉस होता, तब जाके 230 प्रोड्यूस करता। तो 12 वेबर को प्रोड्यूस करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करना पड़ेगा ना, तब जाके फ्लक्स इंक्रीज होगा प्राइमरी में। अब 12 भेजेंगे तो 5 पहुँच रहा सेकेंडरी के पास, अगर कोर नहीं लगाएंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा बढ़ रहा है। फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट प्राइमरी में तो बढ़ाना पड़ रहा है ना। अगर हम लोग कोर लगा देंगे तो वही मैग्नेटाइजिंग करंट को घटाना पड़ेगा, मतलब घट जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमको वहाँ पे सेकेंडरी में 5 वेबर चाहिए और प्राइमरी में हम लोग अगर 6 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 5 वहाँ पे चला जा रहा है कोर के सहायता से। कोर नहीं रहता तो हमको 12 वेबर भेजना पड़ता या 16 भेजना पड़ता, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं
क्योंकि एयर में लॉस हो रहा था, लॉस होता, क्योंकि डायरेक्टली पहुंचता कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 5 को पहुंचाने के लिए हमको 18-20 तक वेबर को जनरेट करना पड़ता, तब जाके 5 पहुंच पाता। तो इसीलिए हम लोग को, और 18-20 अगर वेबर हम लोग जनरेट करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग करंट का काम ही है फ्लक्स जनरेट करना, तो वो फ्लक्स करंट को बढ़ाएंगे तभी जाके फ्लक्स तो बढ़ता। ठीक ना, तो समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद करते हैं। तो 34 का हो गया हमारा सी। 35 सवाल देखिए क्या है। द पावर ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट। देखिए पावर ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट क्या रहता है, तो इसका 35 का हो जाएगा डी। ना वोल्टेज कांस्टेंट रहता, ना करंट कांस्टेंट रहता, ना पावर डिवाइस। ठीक ना, तो इसमें जो मेन फ्लक्स डिवाइस है वही कांस्टेंट रहता है पावर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा डी। अब 36 नंबर सवाल देखिए क्या है। द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। बोल रहा है कि जो दो ट्रांसफार्मर जो है वो पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है और उसको एक लोड को शेयर करना, विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो दोनों को, दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में वर्क कर रहा है, उसको लोड शेयर करना, तो वो दोनों जो है, तो वो दोनों मतलब उस दोनों ट्रांसफार्मर का जो है उस किस पे डिपेंड करेगा, तो वो होगा पर यूनिट इम्पीडेंस जो है ना दोनों ट्रांसफार्मर का, उस पर डिपेंड करेगा लोड शेयरिंग। ठीक ना, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर मिलके जो लोड को शेयर करेगा ना, तो दोनों ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, ये मतलब बनता है यहाँ पे। ठीक ना, तो इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब लोड डायरेक्टली डिपेंड किस पे हो गया, पर यूनिट इम्पीडेंस पे, तभी जो है दोनों ट्रांसफार्मर मिल के लोड को शेयर करेगा। ठीक है, तो हो गया हमारा बी। अब 32 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। तो 37 नंबर सवाल देखिए बोल रहा है इफ़ R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड K इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देन द इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी विल बी। बोल रहा है कि R2 जो है, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये R2 है, ये R1। बोल रहा है कि R2 को जो है प्राइमरी में रेफर करना, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा दिया हुआ K, मतलब N2/N1 दिया हुआ, ट्रांसफॉर्मर रेशियो ये होता है। ठीक ना, तो बोल रहा है कि R2 को हम लोग को R1 में रेफर करना, तो जिस देखिए ये इसका वाइंडिंग का रेशियो होता है N1, इसका वाइंडिंग का रेशियो होता है N2। ठीक, अब जिसके पास हम लोग जाएंगे वो ऊपर रहेगा, मतलब N1 के पास हम लोग R2 को ले जा रहे हैं, और देखिए हम लोग R1 निकालेंगे, R1 डैश, मतलब R1 के पास हम लोग आ रहे हैं, तो यहाँ R2 आएगा, तो R2 इंटू होता है जिसके पास आ रहा है वो ऊपर रहेगा, N1 के पास आ रहा है, और जिस जहाँ से आ रहा है वो नीचे रहेगा, N2 पर होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, होल स्क्वायर, तो ये आपको याद रखना है। मतलब देखिए, मतलब आर डैश निकालना, R1 डैश, मतलब प्राइमरी में रेफर कर रहे हैं तो R2 किसको कर रहे हैं, R2 को, और जिसके पास आ रहा है वो ऊपर रहेगा और जहाँ से आ रहा है वो नीचे रहेगा, तो ये हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, के बराबर होता है N2/N1, N2/N1 होता है, तो यहाँ N2/N1 दिया हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा R1 डैश का क्या हो जाएगा, तो जो हमारा R1 डैश है वो हो जाएगा R2/1/K पर होल स्क्वायर, क्योंकि N2 नीचे है। देखिए K बराबर होता है N2/N1, तो यहाँ पे N2 था, यहाँ N1 था, तो K नीचे रहेगा ना, तो R2/K पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हटा दें, क्योंकि 1 पर भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा R2/K², बी। 37 का हो जाएगा बी। अब देखिए 38 नंबर सवाल क्या है। व्हाट विल बी हैपेंड इफ द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल। बोल रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर पैरेलल में वर्क कर रहा है, मतलब दो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2, ये दोनों पैरेलल में वर्क कर रहा है, पैरेलल में, तो बोलते हैं कि वर्किंग इन पैरेलल आर नॉट कनेक्टेड विथ रिगार्डेड पोलैरिटी। बोल रहा है कि जो पोलैरिटी है, मान लीजिए इसका प्लस माइनस है, इसका प्लस माइनस है, तो जो पोलैरिटी में कनेक्ट होना चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर, अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में है तो उसका पोलैरिटी जो है ना अपोजिट होना चाहिए, फेज अपोजिशन में होना चाहिए, मतलब ये अगर प्लस माइनस है ना तो यहाँ माइनस प्लस होना चाहिए। अगर इस पोलैरिटी में जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा बोल रहे हैं, तो जान पता है क्या होगा, ट्रांसफार्मर से सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है
कि खुद ब खुद मतलब अंदर ब अंदर घुटन, जिसको घुटन बोलते हैं, जैसे अगर आपके शरीर में घुटन होने लगा ना तो आप खुद ब खुद मरने लगिएगा और कुछ दिन बाद आप मर जाइएगा। तो घुटन को कम करने के लिए हम लोग कपिल शर्मा का शो देखते हैं, दिमाग को फ्रेश करता है, मतलब सर्कुलेटिंग करंट जो हमारे अंदर चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। हंसेंगे वगैरह, चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो जो अंदर घुटन हो रहा था वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से हर एक डिवाइस में क्या होता है, अंदर घुटन होता है। घुटन किसके कारण होता है? सर्कुलेटिंग करंट, मतलब अंदर ब अंदर एक तरह का करंट फ्लो होगा जो आपका शरीर को डिक्री में, मतलब जो ट्रांसफार्मर या कोई भी मशीन है उसको डैमेज करने का काम करेगा। तो क्या होगा, वो डेड हो जाएगा फिर मशीन, ठीक ना। तो वही है कि इनकरेक्ट पोलैरिटी विल बी रिजल्ट डेड शॉर्ट सर्किट, ठीक ना। तो 38 का हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा आपको सर्कुलेटिंग करंट का मतलब क्या है, घुटन। अगर आपको घुटन समझ में आता है तो सर्कुलेटिंग करंट आसानी से समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए 39 सवाल क्या है। इफ़ द परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट, बोल रहा है कि जो परसेंटेज इम्पीडेंस है दो ट्रांसफार्मर का जो पैरेलल में वर्क कर रहा है वो अगर डिफरेंट हो तो क्या होगा। तो देखिए दो ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में ऑपरेशन करवाना है ना तो इसेंशियल प्रॉपर्टी जो होता है कि पोलैरिटी ऑफ इनकमिंग ट्रांसफार्मर शुड भी सेम होना चाहिए, ठीक ना। जो पोलैरिटी है दो ट्रांसफार्मर का वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर वोल्टेज रेशियो सेम नहीं है, पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंस रिएक्टेंस अगर सेम नहीं है, या एक्स सी अपन आर ई का रेशियो सेम नहीं है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन पोलैरिटी अगर इनकमिंग ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी अगर सेम नहीं है ना तो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। तो ये पूछ रहा है कि जो परसेंटेज इम्पीडेंस होता है वो डिफरेंट है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर विल बी ओवर हीटेड, नो। पावर फैक्टर ऑफ द बोथ ट्रांसफार्मर विल बी सेम, नो। पैरेलल ऑपरेशन विल बी नॉट पॉसिबल, नहीं। ऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है। पैरेलल ऑपरेशन ओनली एक कंडीशन पे पॉसिबल नहीं होगा, जब पोलैरिटी जो है ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर इनकमिंग जो ट्रांसफार्मर है उसका सेम ना हो, बस। बाकी कोई सा भी कंडीशन हो सब में ट्रांसफार्मर पैरेलल कंडीशन में वर्क करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फॉल्ट आएगा। तो चौथा ऑप्शन है पैरेलल ऑपरेशन विल बी पॉसिबल बट द पावर फैक्टर एट विच द टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। तो 39 का हो जाएगा डी, कि पावर जो पैरेलल ऑपरेशन है वो तो पॉसिबल होगा लेकिन जो पावर फैक्टर है एट विच टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट, जिस पावर फैक्टर पे दोनों ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर, जो लोड का पावर फैक्टर है और जिस पावर फैक्टर पे ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है दोनों का पावर फैक्टर में डिफरेंस आ जाएगा, बस इतना ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं और मैं भी थक गया हूँ। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यकीन मानिए आप एग्ज़ाम में हॉल में जब जाइएगा ना तो आपका जब सवाल धड़ाधड़ बनेगा तब आप मुझे याद कीजिएगा। तो आप सिर्फ विश्वास बनाए रखें और चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करें आपके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।